हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू लॉ गुरुकुल बाय अन अकेडमी। मेरा नाम दीक्षा है और आज हम लेक्चर 2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रेफरेंस में। AIB 19 की हम ऑनलाइन सीरीज जो है हमने शुरू करी थी। कल फर्स्ट लेक्चर था और आज आपका सेकंड लेक्चर है। तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। अभी फिलहाल सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ शुरू किया है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक मेजर सब्जेक्ट है। टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं AIB में इस सब्जेक्ट से जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सभी को बहुत बहुत हैप्पी दशहरा मेरी तरफ से और अन अकेडमी की सारी टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा। और फेस्टिवल में भी देखिए आज आप जो है क्लास अटेंड करने आए हैं, लाइव सेशन लेने आए हैं, ये आपकी मेहनत का ही एक एग्जाम्पल है। और देखिए काफी लोग जो हैं इस टाइम बिजी होंगे, घर में उनके पूजा और जो है काफी लोग जो है शायद बाहर गए होंगे फेस्टिव सीजन में। दशहरा ज्यादातर बाहर मेलों में मनाया जाता है और जो है घर में पूजा कॉन्डक्ट की जाती है। पर फिर भी इस माहौल में भी अगर आप पढ़ाई करने आए हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही स्टूडियस बच्चे हैं, आप बहुत ही हार्डवर्किंग बच्चे हैं और आप बहुत आगे जाएंगे अपनी लाइफ में। तो देखिए इससे नेक्स्ट जो है हम जल्दी से शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो है सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। माही गुड इवनिंग, विशाल गुड इवनिंग। जितने भी आपके साथ बच्चे हैं, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है या नॉन ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें भी आप इसको लिंक शेयर कर सकते हो वीडियो का, जिससे कि सारे ही बच्चे देख सके जो भी AIB 19 में अपीयर होने वाले हैं। और ये जो फ्री सीरीज हमारी तरफ से चली हुई है, सभी इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि अनअकैडमी का आज लास्ट डे है 50% ऑफर का। फेस्टिव ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का, जहां पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है फ्लैट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जुडिशरी का, प्लस आपको अगर आप बेसिकली देखिए 50% ऑफ तो मिलेगा ही, ऊपर से आपको प्लस 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। तो जल्दी से अगर आपका ऐसा कोई भी विचार है, आपका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है, तो आज लास्ट डेट है। आज ही 50% ऑफर का लास्ट डेट है। आप कोड जो है DC कोड जो है वो यूज कर सकते हैं फ्लैट 50% जो है इसका लुफ्त उठाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कल देखिए, कल क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था कि कल हमने AIBE 18 के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने सारे सॉल्व कर लिए थे और आधे से ज्यादा जो है AIBE 17 के हमने क्वेश्चंस जो है कल सॉल्व किए थे। अब देखिए आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, आज हम AIB 17 के जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो हम आज अटेंड करेंगे और AIB 16 के, ठीक है, 16 के सारे हम करने वाले हैं। इससे अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चन जो है AIB 15 के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। ठीक है, यहां मैं कलर चेंज कर लेती हूं क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, उतना विजिबल नहीं है। माही का आंसर आ गया है 1 का A। तो पहले देखिए वेरी फास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अपना कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी जो है शेड्यूल, शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स, अब कोई पूछता है कि भाई शेड्यूल्स कहाँ है? शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैरक के सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे, जहां पे हमारे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, वहां से जो है शेड्यूल्स होते हैं। टोटल शेड्यूल यानी अनुसूचियां, टोटल 12 जो है वो अनुसूचियां टोटल होती हैं और सारी ही 12 की 12 अनुसूचियां आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्यादातर हर एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन आता है। तो देखिए AIB में तो अभी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको डायरेक्टली अपने बैरक से आंसर कर सकते हैं कि ये दोनों जो है लिस्ट्स कहाँ दी गई हैं। कल भी इस एरिया से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो लोग कल के क्लास में थे वो फिगर आउट कर सकते हैं और उनका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट A इज द राइट आंसर। शेड्यूल 7 में 3 जो है लिस्ट दे रखी है, कौन कौन सी है? स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, 3 लिस्ट है।
तो बेसिकली ये लिस्ट क्या बताती है कि जिस फॉर एग्जांपल शेड्यूल 7 की अगर हम बात करें, जहां पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दे रखी है। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? एनीवन? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? $97 सब्जेक्ट्स हैं देखिए टोटल यूनियन लिस्ट में। अगर आपके पास इस वक्त फिलहाल अपनी बेयर एक्ट होगी तो देखिए इस तरीके की जो है बहुत बड़े यहाँ पे लिस्ट, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल यूनियन लिस्ट में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 सब्जेक्ट्स होते हैं किसमें? स्टेट लिस्ट में। 66 सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में। और अपना जो कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों ही लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है, इसमें टोटल होते हैं 47 सब्जेक्ट्स। तो ये कितने सब्जेक्ट्स कहाँ होने चाहिए, ये भी जो है यहाँ पे जो है पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं कि देखिए अगर आप अपना शेड्यूल 7 खोल के देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट की हेडिंग होगी और बहुत सारे उसके नीचे जो है सब्जेक्ट्स एडेड होंगे। टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 97 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, इनको ये जो यहाँ पे वर्ड्स आपको लिखे दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के एरिया से रिलेटेड कोई भी कानून बनना है तो वो सिर्फ कौन बना सकता है? वो राज्य सरकारें बना सकती हैं। ठीक है, इस लिस्ट को हम इस तरीके से जो है यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वेरी इजी, अगला जो है ये हमने कल की क्लास में भी किया था। जिसने कल की क्लास अटेंड करी होगी उसका ये सवाल बिल्कुल सही होगा और एकदम जो है आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। द टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन अंडर विच आर्टिकल? हमारे संविधान का टाइटल कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है दिया गया है? जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। क्या जवाब होगा? ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पार्ट 22। मैंने कल आपको पार्ट 22 बताया था। पार्ट 22 कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 393 से 395 लास्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको ज्यादातर सब बच्चे ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। राइट, यहां पे देखिए ये जो है मैंने आपको कल बताया था, टू का सी। माही शेख, दोबारा से आप एक बार ऑप्शंस जो है वो देखिए। आर्टिकल 1 में शॉर्ट टाइटल दिया है, आर्टिकल 5 में दिया है, आर्टिकल 390 या 393। 2 का आंसर डी है। आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे पार्ट 22 मैंने आपको कल बताया था, यहां पे शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है। ज्यादातर हर एक्ट में, हर कानून में हम सबसे पहला सेक्शन देखते हैं, सबसे पहली नंबरिंग देखते हैं जहां पे जो है शॉर्ट टाइटल दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्लियर है, यहाँ सबसे लास्ट में है। तो माही कह रहे हैं मैम क्लियर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल से रिलेटेड आज थोड़े इजी तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखने को मिल रहा था कि जो AIB 18 था उसमें बहुत टिपिकल लेवल के जो है क्वेश्चंस थोड़े पूछे गए थे। लेकिन आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, चाहे इजी हो चाहे टिपिकल हो, आपको दोनों तरीके से जो है बिल्कुल रेडी रहना है एग्जाम के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहेंगे, सिर्फ जो है मात्र लगभग 1.5 महीना है, इस टाइम में अगर आप पढ़ लेंगे, 1-2 घंटा भी अगर आप पढ़ लेंगे, आपका एग्जाम जो है जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए गए हैं? गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से पार्ट में दिए गए हैं? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से पार्ट के अंदर दिए गए हैं संविधान के? 3 का सी। माही कह रहे हैं 3 का सी।
माही के अलावा भी काफी बच्चे ऑनलाइन हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है किसी का। बिल्कुल सही जवाब है पार्ट नंबर 3। तो सभी लोग जो है आंसर करने की कोशिश कीजिए, भले ही आपका गलत जो है वो जवाब रहे, लेकिन अटेंड करना जरूरी है। अटेंड करना जो है वो मायने रखता है। तो सभी जो है बिल्कुल आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक रेजोल्यूशन था, एक तरीके का डॉक्यूमेंट था जो अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? वो बॉडी थी जो जिसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट है जो बाद में जाके प्रियम्बल बना, ठीक है, जो कि अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जनवरी 22, 1947। ये डेट भी आपके लिए याद करनी जरूरी है। ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बहुत जरूरी जो है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव? 4 का ए माही सिंह, 4 का ए। बिल्कुल आपका बिल्कुल जवाब जो है बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये प्रपोज किया था। ठीक है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1947 को, तो कुछ दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद ही लगभग इन्होंने जो है ये ड्राफ्ट प्रपोज किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जाके ये अगले साल जो है जनवरी 22, 1947 में जो है वो क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस दिन के कुछ दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद लगभग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट प्रपोज किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है, तो ये बेसिकली वही प्रपोज कर रहे हैं इस फोटो में। और ये जो रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 में, जो हमारे फिलहाल संविधान में प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रियम्बल है वो कहां से बोरो किया गया है? कल भी देखिए मैंने आपको बताया था कि बोरोइंग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। और मैंने जो है कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली भी है आपके लिए वीडियो। तो ये क्वेश्चन जो है प्रियम्बल कहां से बोरो किया गया है, क्या इसको कोई इसका जवाब दे सकता है? प्रियम्बल देखिए यूएसए से बोरो किया गया है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी को आंसर जो है देने की कोशिश कीजिए। अब राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो हमारा अधिकार है वॉज एलिमिनेटेड यानी हटाया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटाया गया। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको कल के सेशन में बताई थी सारी डिटेल्स। दोबारा उसी एरिया से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(f) में था पहले। ये इनिशियली जब हमारा संविधान बना था तो 19(1)(f) के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था। इसको अपनी मेमोरी में जो है ग्रैब करके रखिए, कहां पे राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर था। ये पर्टिकुलर क्लॉज और सब क्लॉज नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया और 300 कैपिटल ए में जो है डाल दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि जब ये राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को एलिमिनेट किया गया फंडामेंटल राइट के चैप्टर में से, उस टाइम हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो कौन से ईयर की बात है ये 1978 की बात है। तो 1978 के अराउंड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कौन थे, किसकी सरकार थी? डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल
माही बिल्कुल जवाब आपका ठीक है। विशाल आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए सभी लोग जो है, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रही हूं, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आप अटेंड करने के केपेबल होंगे। यहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि AIB 19 में भी जो है किस तरीके से आपको आंसर्स अटेंड करने हैं। ठीक है, तो यहां से आपको जो है बिल्कुल बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस होगी MCQs की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए देखिए, the test of reasonableness is not wholly dash test and its contours are fairly indicated by the constitution। तो जो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है, सबसे पहले तो ये बताइए टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस हमको कहां देखने को मिलता है? ये जो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस है ये हमको कहां देखने को मिलता है? ये हमको आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो है इस तरीके की इक्वालिटी जो है हम अपने इंडिया में, हम अपने नेशन में फॉलो करने वाले हैं। और जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन हो सकता है वीकर सेक्शंस का, या फिर वीकर पीपल का, वीकर जो है कैटेगरी ऑफ पीपल का। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन है हमारे संविधान में, विमेन के लिए रिजर्वेशन है, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन है। ये सारे ही तरीके के रिजर्वेशन पॉजिटिव जो है डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। तो जब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हम कैटेगराइज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C और D, यहां पे 4 लोग हैं। अब हम कहते हैं कि हम B को जो है क्लासिफाई करेंगे, अलग से हटा के इसको रिजर्वेशन देंगे या किसी भी तरीके का बेनिफिट देंगे। तो ये जो रीजनेबलनेस है, अब ये जो क्लासिफिकेशन किया है हमने, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। दिस क्लासिफिकेशन शैल बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी पर्टिकुलर चीजों के द्वारा जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि ये क्लासिफिकेशन जो है रीजनेबल है या नहीं है। जो टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ पे चीजों के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली डैश टेस्ट एंड इट्स कंटोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। केरन पूछ रहे हैं विल यू टेक सेशंस एवरी डे मैम? यस बिल्कुल। देखिए रोज इसी टाइम पे 6 से 7 बजे तक जो है यहाँ पे AIB का सेशन चलने वाला है, रोज लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। और फिलहाल जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के MCQs जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, PYQs पर्टिकुलरली सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे ही हम जब तक एग्जाम होगा तब तक हम सारे जो है PYQs कवर कर लेंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो माही का जो है जवाब आया है 6 का, B तो नहीं है जवाब, देखिए C दोबारा से उनका आया है। विशाल इज सेइंग D। इसका सही जवाब है देखिए A, सब्जेक्टिव। ठीक है, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस कैन नॉट बी होली अ सब्जेक्टिव टेस्ट। इससे बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, द पावर टू इनैक्ट लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 2 से हमारा ये जो है जवाब पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है पूछा गया है। पार्ट 2 कहां से कहां तक है? पार्ट 2 हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमको पार्ट 2 जो है वो एक्सटेंड होता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब आपने यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 भी जो है वो सुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजनशिप के जो है प्रावधान दिए गए हैं और हमारे जो है सिटीजनशिप एक्ट भी है 1955 का इसी एस्पेक्ट में। हम दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप के बारे में, वहां पे सिर्फ इतना बताया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उस टाइम पे इंडिया के, भारत के नागरिक कौन है, इंडिया के सिटीजन्स कौन है, ये यहाँ पे बताया गया है
पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन संविधान में क्या नहीं बताया हुआ नागरिकता के बारे में कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कौन हमारा नागरिक होने वाला है, कौन सिटीजन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है उसके बारे में जो है ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो बताता है कि 26 जनवरी के बाद कौन कौन जो है नागरिक बन सकता है, किस तरीके से वो नागरिक बन सकता है, या अगर फिलहाल वो नागरिक है तो कैसे वो अपनी जो है नागरिकता को लूज कर सकता है, सिटीजनशिप लूज कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान भी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 7 का डी, बिल्कुल माही का बिल्कुल जवाब ठीक है। माही की काफी जो है जवाब सही आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए पावर टू इनैक्ट लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इज लेफ्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देखिए यहाँ पे आर्टिकल 11 आपके सामने मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, बेयर रीडिंग यहाँ पे ये है कि देखिए पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए संविधान में तो बता दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सिटीजन होगा, जब हमारा संविधान लागू किया जाएगा उस टाइम कौन सिटीजन होगा। लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद का भी हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 11 में। उसके बाद का बोल रहे हैं कि देखिए उसके बाद जो है पार्लियामेंट एक कानून लेके आएगी और उस कानून में नागरिकता के सारे प्रावधान होंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमें आर्टिकल 11 कह रहा है। तो कौन कानून बनाएगा, किसके पास कानून बनाने की पावर दी गई है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास। तो यही हमारा क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए दोबारा 300 कैपिटल ए से जो है काफी यहाँ पे 300 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया। माही एक बार हम जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन 6 पे चल के समझते हैं। ठीक है, 300 कैपिटल ए अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है इंसर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी इजी, 9A, बिल्कुल बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। बाकी लोग भी जो है जवाब देने की कोशिश करें, जितने भी बच्चे ऑनलाइन इसको वीडियो को देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एमसीक्यू मेरे साथ और जवाब देने की कोशिश कीजिए। 9A ऑप्टिमिस्टिक गर्ल, बिल्कुल आपका आंसर सही है। माही का भी आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल ये 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये कौन से ईयर की है, 1978। ये भी ध्यान रखिएगा 1978 का जो है ईयर है। ज्यादातर हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कैसे कंफ्यूज होते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ईयर और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ईयर हम ना भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। तो वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देखिए ये जो लास्ट ईयर है 70s का ईयर है, 4 + 2 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, 4 + 2 6 होता है, तो यहाँ पे 6 ईयर है। 4 + 4 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, 4 + 4 8, यानी 8 जो है वो ईयर है। तो इससे जो है पर्टिकुलर ईयर आपको हमेशा याद रहेगा और क्वेश्चन इस एरिया से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीजें जो है क्लैरिफाई रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। ओके, माही आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो दोबारा से समझ लेते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस का हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस डज नॉट होल्ली अ डैश टेस्ट एंड इट्स कंटोर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके का ये टेस्ट नहीं है। देखिए माही, क्वेश्चन कैन बी बिल्कुल कंफ्यूजिंग, पर्टिकुलरली हम जो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है
ज्यादातर हमें देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है जजमेंट से हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को का कुछ स्पेसिफिक आंसर कभी कभी नहीं हो सकता, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, जो ऑप्शंस है वो भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसीलिए काफी बार जो है AIB जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है AIB से काफी सारे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस काफी हटा लेती है, उसके आपको जो है मार्क्स बिल्कुल अवॉर्ड किए जाते हैं। तो ये भी उसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर का है, लेकिन अगर फ्यूचर में एग्जाम में आपके सामने ऐसा अपीयर होता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत भी होता है तो आपको मार्क्स अवॉर्ड किया जाना है वहां पे, ठीक है। तो अटेंड तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। बात यह है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का है, ठीक है। अब यहां पूछा है कि किस नेचर का नहीं है। रीजनेबलनेस का मतलब हम समझते हैं, रीजनेबलनेस की जब बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 14 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो जो कॉन्टोर्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे कॉन्टोर्स, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। अब हमसे अगर यहाँ पूछा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या नहीं होगा, वो मैं सब्जेक्टिव इसलिए कह रही हूं बाय द वे ऑफ डिडक्शन। जो हमको यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मिले हुए हैं, इनको डिड्यूस कीजिए। डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं है, ठीक है, समरेटिव नेचर का भी नहीं है, सब्जेक्टिव नेचर का है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी लीगल टर्मिनोलॉजी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये जो है ये थोड़े इंग्लिश वर्ड्स हो गए हैं, ये थोड़े कैजुअल वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है वो बेसिकली एक लीगल टर्म, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और तीनों का वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं आपको सिमिलर जो है वो देखने को मिल सकता है। हम बोल सकते हैं कि तीनों ही जो है सिमिलर नेचर के हैं, बट जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरली जो ऑप्शंस हैं वो नहीं समझ आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो भी उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए काफी क्वेश्चंस डिलीट किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8, ठीक है। यहां पे जो है क्वेश्चन 8 जो है वो ये पूछ रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो पर्टिकुलर आपसे आर्टिकल नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, जो कि आप बेयर एक्ट से, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे आपको ट्रिकी मिलेंगे ही, और आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए, हमें पास होना है। हमको अगर हम जनरल कैटेगरी में हमको 45 मार्क्स चाहिए, और वो मार्क्स हम इजी क्वेश्चन अटेंड करके अगर ला सकते हैं तो सबसे पहले हमें वो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अटेंड हमें सारे क्वेश्चन करने चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो है प्रावधान कौन से मौलिक अधिकारों में जो है हमको देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 8 का सी कह रहे माही, ऑप्टिमिस्टिक गर्ल सी, सुनील कुमार गिरी इज ऑल्सो सेइंग सी। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमें सभी को पता होगा कि आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ की बात करता है। ये आर्टिकल जिसको नहीं पता उसे बेसिकली अपना शायद जो है पढ़ाई दोबारा से करने की जरूरत है, सेमेस्टर की स्टडीज दोबारा से करने की जरूरत है। और 91A देखिए, 91 कैपिटल ए किस चीज की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कौन से एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 22 कैपिटल ए जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो है ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है। आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन के विषय में बात करता है। अगर आर्टिकल 22 के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं तो आर्टिकल 22 प्यूनिटिव डिटेंशन की और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली इनका मीनिंग आपको जानना है, किसी को नहीं पता, तो मैं अभी छोटे में एक्सप्लेन कर दूंगी। प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्लॉज 1 to 3 दिए गए हैं आर्टिकल 22 के। टोटल 7 क्लॉजेस हैं, 3 क्लॉजेस प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, और बाकी 4, 5, 6, 7 जो क्लॉजेस हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं कि इन केस अ पर्सन इज गेटिंग अरेस्टेड,
ही हैज दीज फॉलोइंग राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट। ऐसे सिमिलर से प्रावधान आपको सीआरपीसी या फिर अपना बीएनएसएस जो है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे बेसिकली राइट्स दिए गए हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर कोई अरेस्ट होने वाला है तो उस पर्सन को जो है अरेस्टिंग अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर्स जो है उसको ग्राउंड्स बताएंगे कि वो अरेस्ट क्यों हो रहा है। उसके बाद देखिए राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस, यहाँ पे अपने चॉइस का जो है लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट से आप जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यहाँ पे जब हम मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं यानी देखिए 24 आवर्स के अंदर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसकी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट कीजिए। ओके, अब ये वाले जो प्रावधान है सारे प्यूनिटिव डिटेंशन के राइट्स हैं, ये दो केसेस में अप्लाई नहीं होते हैं। वो दो केसेस कौन से होते हैं? एलियन एनिमी और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। प्रिवेंटिव डिटेंशन यही जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, माही कह रहे हैं कि उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। माही देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन देखिए, प्यूनिटिव डिटेंशन वो नॉर्मल असल तरीका है जो आम जो है चीजों में अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, उसने कोई भी अपराध किया है तो उसकी जो है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? पुलिस स्टेशन में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। एफआईआर के बाद पुलिस जैसी दर्ज कर लेती है वो इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे बेसिकली सामने तथ्य आ रहे हैं या फिर फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो बता पाए कि हाँ भाई इस पर्सन ने जो है अपराध किया हो सकता है, तो उसका जो है केस आगे फॉरवर्ड किया जाता है कोर्ट्स में। कोर्ट जो है इंक्वायरी कंडक्ट करती है, ट्रायल कंडक्ट करती है, अक्यूज को बुलाती है, अक्यूज की सुनवाई करती है, उसको एनालाइज करती है, विटनेसेस को एनालाइज करती है, एविडेंसेस लेती है, सारे साक्ष्य लेती है। उसके बाद जो है कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जजमेंट पास करते समय इस पर्सन ने अपराध किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसको कॉन्विक्ट करती है, यानी कॉन्विक्ट करने के बाद यानी ये गिल्टी है पर्सन, अब इसको कॉन्विक्ट कर लिया जाएगा, इसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, इस डिटेंशन को हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, या फिर उस पर्सन को बोल देंगे इनोसेंट है और इसको क्या किया जाए? एक्विट किया जाए, इसको रिहाई दे दी जाए। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन ये होता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज्यादा जो है खतरनाक होता है, ये स्ट्रिंजेंट लॉज के अंदर होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन जो है हमें आम कानूनों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि आईपीसी, अब फिलहाल बीएनएस हम कहेंगे, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया या फिर कोई भी आम जो नॉर्मल लॉ होता है वो होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? यहाँ पे ना पर्सन ने कोई भी अपराध किया होता है, ना पर्सन अक्यूज्ड होता है, ना उसकी कोई इंफॉर्मेशन होती है, ना उसको उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, और कोर्ट में उसका कोई केस नहीं चला, कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बस यहां पे बस मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन की आशंका है कि फ्यूचर में जो है ये अपराध कर सकता है, फ्यूचर में ये पर्सन जो है अपराध कर सकता है, इसीलिए हम इसको डिटेन कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बहुत ही खतरनाक चीज है अभी, क्योंकि ये पर्सन इनोसेंट है। ठीक है, सिर्फ ऐसा लग रहा है, मियर एक सस्पिशन है कि शायद जो है ये ऑफेंस कर सकता है। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान होते हैं ये स्ट्रिंजेंट लॉज में देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि टाडा, पोटा, स्मगलिंग से रिलेटेड जो हमारे एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, टेररिज्म से रिलेटेड हमारे कानून होते हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, बेसिकली ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो हमेशा से ही जेल में रहा है किसी पर्टिकुलर बहुत बड़ी चीज से रिलेटेड, अब उसको रिहाई मिली है और उसके अगेंस्ट अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद वो दोबारा ऐसे क्राइम कर सकता है, तो अगर ऐसे पर्टिकुलर किसी भी कानून के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको डाला जा सकता है, तो उसको जो है मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज जब 370 एब्रोगेट होने वाला था, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है
वो हटाया जा रहा था, उस टाइम क्या है, आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी को जो है उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंदर जो है डिटेन किया गया था। क्यों डिटेन किया गया था? क्योंकि ऐसी आशंका थी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में शायद वो या उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई बाधा डाल सकती है, या फिर इस काम को जो है, जो हमारी इंटीग्रिटी और सॉवर्जिनिटी से रिलेटेड काम है, उसमें कोई ना कोई बाधा आ सकती है। तो बेसिकली उनको यहाँ पे, अब देखिए इन लोगों के पास भी राइट्स होते हैं। इन लोगों के पास क्या राइट्स है, मैं जल्दी से आपको मोटा मोटे शब्दों में बताऊंगी। 4, 5, 6, 7 क्लॉजेस में इनके राइट्स दिए गए हैं कि इनको भी कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेट के क्या किया जाए? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट किया जाए कि किस बेसिकली किन ग्राउंड्स पे आप इस पर्सन को अरेस्ट करके ले जा रहे हो। लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में यानी जनहित में चाहे तो ये जो बेसिकली रीजंस है उसे ना भी बताए। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इसको ये रीजंस बताए तो शायद जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, जनहित के खिलाफ होगा, तो क्या होगा? तो अथॉरिटी उसको ग्राउंड्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगी। ऑलराइट, अब मैक्सिमम 3 मंथ्स का जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। 3 महीने का मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो एक अथॉरिटी बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि किन ग्राउंड्स पे इसको 3 महीने से ज्यादा बिठाना है और किन सर्कमस्टांसेस में इसको जो है 3 महीने से ज्यादा एक्सीड करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, जल्दी से, काफी टाइम लग गया हमारा लास्ट क्वेश्चन में, बट कोई नहीं, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए साथ बाय साथ। यही यहाँ पे जो है इस सेशन का मोटिव है कि हम PYQs तो सॉल्व करते ही चले, साथ में जो है हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हुए चले, क्योंकि अगर इस एरिया से कोई और क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड तो वो आप फिर आगे आंसर करने लायक होंगे, वो आप आंसर करने केपेबल होंगे। अब देखिए आर्टिकल 19 से ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको यहाँ पे फिगर आउट एकदम हो जाना चाहिए जब फ्रीडम वर्ड हमें लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन 10, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। कौन से क्लॉजेस के अंदर जो है फ्रीडम टू रेजाइड जो है वो अवेलेबल है? जल्दी से जवाब दीजिए। 19 अपना, आप बेयर एक्ट भी लेके साथ में हमेशा बैठिए जब भी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम की फिर तभी प्रैक्टिस होगी किस तरीके से आपको जो है, जल्दी से अपना आर्टिकल 19 खोल के देख सकते हैं आप आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के कौन से सब क्लॉज के अंदर यहाँ पे दिया गया है राइट टू रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। E। बिल्कुल माही, सही जवाब है। बाकी लोग भी जो है जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिए, जितने भी लोग ऑनलाइन बने हुए हैं जवाब देने की कोशिश कीजिए। भले ही आपका जवाब जो है गलत हो, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे देखिए 19 आर्टिकल 19 में जो है टोटल कितने तरीके के फ्रीडम्स दिए गए हैं? 6 टोटल हमें यहाँ पे फ्रीडम्स दिए गए हैं। पहले 1A में, अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ, 19(1)A में जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला गया है। 19(1)B में जो है राइट टू असेंबली का जो है यहाँ पे अधिकार मिला हुआ है। 19(1)C में राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। 19(1)D में राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 9(1)E में राइट टू रेजिडेंस। यही जो है हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। 19(1)G में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 19(1)F गायब है। क्यों गायब है ये मैं आपको बता चुकी हूं इससे पहले। ठीक है, क्योंकि वो 300 कैपिटल ए में पहुंच चुका है, इसलिए गायब है। राइट टू प्रॉपर्टी, every person who is member of defense service or hold any civil post under the union holds office during the pleasure of। अब देखिए जितने भी मेंबर्स हैं यूनियन के, स्टेट के,
राज्य सरकार के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, डिफेंस सर्विसेज में जितने भी मेंबर हैं, वो किसके प्लेजर के थ्रू जो है ऑफिस होल्ड करेंगे अपना, किसके प्लेजर, ये दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के थ्रू जो है अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द राइट आंसर आपके हिसाब से? 11 का बी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल का आंसर आ गया है। सब लोग जो है आंसर करने की कोशिश कीजिए। माही का भी बी है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में सबको ही पता होगा, नहीं पता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी वंस। बिल्कुल, बाकी देखिए सबका सही जवाब है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पे जैसे हमें आर्टिकल नंबर्स दिए गए हैं, तो अगर देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। एआईबी में ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल आप मार्क्स नहीं गवा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेयर एक्ट से। आप ये पर्टिकुलर जो हमको यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हैं, आप अपनी बेयर एक्ट से जल्दी खोल के सभी आर्टिकल्स को जो है जल्दी से देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो है प्रावधान दिए गए हैं। 323 वेरी फास्ट ऑप्टिमिस्टिक गर्ल का आंसर आ चुका है, बी ए। 323 तो बी में है। माही का 12A, बिल्कुल सभी जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ एडवोकेट रामानंदा दीक्षित भी जो हैं वो भी हैं, वो भी ए जो है कह रहे हैं। माही सिंह बी, अजीत सिंह राघव एडवोकेट इज सेइंग 12A। देखिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। 3 कैपिटल ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट बेयर एक्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये उस टाइम का जब है जिस ईयर से ये क्वेश्चन आया है, उस ईयर का सबसे लेटेस्ट जो है लैंडमार्क डिसीजन आया था, उस एरिया से जो है यहाँ पे केस लॉज जो है पूछे गए हैं। तो यहां हमें ये भी जो है हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि देखिए हमसे जो है AIB 19 में भी रीसेंट लैंडमार्क डिसीजंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए एक वीडियो भी मैंने बनाई है लैंडमार्क डिसीजन से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2024। लॉ गुरुकुल पे ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी इस सेशन के बाद। इसके बाद अगस्त और सितंबर के भी जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन है और लीगल अफेयर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। कुल 10-15 मिनट की वीडियोस है, तो वो भी आप देख सकते हैं लैंडमार्क डिसीजंस के लिए। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, कौन से केस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डॉक्ट्रिन को यहाँ पे इन्वोक किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने? तो फर्स्ट ऑप्शन इज नवतेज सिंह जौहर का केस, दूसरा इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, तीसरा इज नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंड लास्ट इज अरुणा रॉय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहां पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझाने की कोशिश करूंगी। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यहां मैंने डाला है, an approach rooted in transformative constitutionalism is a progressive approach to constitutional interpretation rooted। तो देखिए हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने का एक माध्यम है, एक टर्म है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह रहे हैं। यहां पे इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब जब कोई भी प्रोविजन को, किसी भी प्रावधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को इंटरप्रेट कर रहा है, यानी उसका असल मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो मॉडर्न टाइम्स का जो है, मॉडर्न जो है हैपनिंग्स हो रही हैं, जितना भी एवोल्यूशन हो रहा है, सब कुछ जो है
वो दिमाग में रखते हुए उस टेक्स्ट को या उस स्टैट्यूट को जो है इंटरप्रेट करेगा, उसका असल मतलब बताएगा, ना कि पुराने विचारों से, पुराने विषयों में। अब देखिए, जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 75 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1946 से लोगों ने शुरू किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उस टाइम लोगों की क्या सोच हुआ करती थी, अब लोगों की क्या सोच है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 1946 से अगर आप 2024 में अब कंपैरिजन करेंगे, कितने सालों का डिफरेंस हो गया है। क्या अगर हम रूल ऑफ लॉ या फिर आर्टिकल 14 का आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लीजिए, या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है हमारे लिए। क्या आर्टिकल 21 जब 1946 में हमारे संविधान में डाला गया था, क्या उसका उस टाइम भी वही मीनिंग था जो आज के जमाने में मीनिंग है? नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमें उस अप्रोच से नहीं सोचना है। हमको सोचना है कोई भी टेक्स्ट इंटरप्रेट करते समय आज के टाइम से और आज की हैपनिंग से, आज के एवोल्यूशन से दिमाग लगाते हुए हमको जो है, हमें टेक्स्ट का असल मीनिंग, स्टैट्यूट का असल मीनिंग जो है इंटरप्रेट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंटरप्रिटेशन का जो है माध्यम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का माध्यम है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए rooted in constitutional text, structure, judgments and the historical context in which the constitution was framed। जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस तरीके से हमें नहीं सोचना है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाना है। ऑलराइट, दिस अप्रोच है, ये कौन से केस में बोला गया था? 13A माही का जवाब आया है। अजीत सिंह राघव एडवोकेट का भी 13 आंसर आया है, 13A आया है। बिल्कुल, जिन्होंने भी ए आंसर का ए जो है जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही है। नवतेज सिंह जौहर का केस, जिसने LGBTQ कम्युनिटी को राइट्स दिए थे, जिसने बेसिकली इस सिनेरियो में सबसे बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 में आया था, उस केस में जो है ये डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पे हमारे सामने आई थी। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट इज अनुराधा बशीन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया के केस। ये भी देखिए उसी टाइम का जो है केस है, ये भी उसी टाइम का लैंडमार्क डिसीजन है। On 10th January 2020 relates to a challenge under Article 32, यानी जो आर्टिकल 32 कौन सा आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। Seeking issuance of an appropriate writ। अब ये रिट जो है, इस पर्टिकुलर केस में रिट जो है वो जारी करवाई थी, किस काम के लिए जारी करवाई थी वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट by which all modes of communication including internet have been shut down by in JNK। for setting aside order, जल्दी से बताइए, यहां पे 14 है, for setting aside order of government by which all modes of communication including internet have been shut down in JNK। तो JNK में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे रिट जारी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हुए, आर्टिकल 145 क्लॉज 3। अब देखिए ये आर्टिकल जो है मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने कल क्लास अटेंड करी थी तो ये क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of constitution or the purpose of hearing reference under article 143 of the constitution। तो यहाँ पे देखिए सिंपल स्पष्ट शब्दों में ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि कोई भी substantial question of law relating to the constitution हो, यानी substantial question of law रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर दूसरा आर्टिकल 143 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। आर्टिकल 143 क्या था? आर्टिकल 143 था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द
सुप्रीम कोर्ट। अब ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट से कौन एडवाइस ले सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति ले सकता है, ऐसा आर्टिकल 143 में दिया गया है। और क्या ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? बिल्कुल नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि एडवाइस कभी बाइंडिंग नहीं होती है। राय जब कोई भी देता है वो सिर्फ एक राय होती है, यानी सिर्फ एक एडवाइस होती है, आप उसे मानो या ना मानो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ भी जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहे हैं तो फिर देखिए यहाँ पे उन पे बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे उनको अच्छा लगा है तो देखिए वो फॉलो कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं, वो टोटली उन पे डिपेंड करता है। लेकिन देखिए आज के जमाने में बेटर यही है कि बिना एडवाइस मांगे किसी को एडवाइस देनी नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 15 ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए? 15 का ए माही सिंह, 15 का सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, कम से कम 5 मिनिमम 5 जजेस तो होने चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन की हियरिंग के टाइम पे। क्वेश्चन 16 देखिए, क्वेश्चन 16 यहाँ पे आते हैं हम। द पिटिशनर, यहाँ देखिए यहाँ हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है ये। यहाँ उसके फैक्ट्स दिए हुए हैं और फैक्ट्स से जो है हमसे पूछा गया है फैक्ट्स देके कि ये कौन सा केस है। तो एक पिटिशनर जो कि एक प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस का, who has done substantial research and deeply interested in ensuring, किस चीज में उसने रिसर्च करी थी? Implementation of the constitutional provisions. Challenged, उसने क्या किया? उसने चैलेंज किया स्टेट ऑफ बिहार की प्रैक्टिस of promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner, as a member of public, has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. यानी देखिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन था, पिटिशनर था, ए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसने ये जो था एक प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस में। अब ये रिसर्च कौन से एरिया में करता था कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है वो असल ट्रूली किस तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए, इस एरिया में बेसिकली वो रिसर्च किया करता था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, और उसने स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट जो है रिट डाली कि देखिए स्टेट ऑफ बिहार जो है वो इलीगली जो है ऑर्डिनेंसेस को बार बार जो है प्रोमलगेट कर रही है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है तो सबको पता है। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पर्सन है, ये जो प्रोफेसर है, ये जो यहाँ पे पिटिशन लेके रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आए हैं पिटिशन लेके आर्टिकल 32 के अंदर, इनके पास बिल्कुल जो है सफिशिएंट इंटरेस्ट है पिटिशन लाने का, सफिशिएंट इंटरेस्ट है इनके पास पिटिशन जो है लाने का। ये कौन से जो है केस का लैंडमार्क डिसीजन है? Ajit Singh Raghav advocate is saying 16B. Mahi Singh 16A. The right answer is 16B, DC Wadhwa versus the state of Bihar. ठीक है, this is the right answer. ये देखिए यहाँ पे जो है ये चीज जो है बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, लैंडमार्क केस है। तो इसके जो है फैक्ट्स को थोड़ा गुन लीजिए, अगर आपको नहीं ध्यान है, आप पहली बार जो है ये फैक्ट्स देख रहे हैं तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें काफी इजी लग रहा है, ये भी डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछा गया है। अंडर आर्टिकल 279 कैपिटल ए, जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जीएसटी काउंसिल जो है किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? यहां पे आपके पास ऑप्शन है पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट, या फिर लास्ट अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। 16A ऑप्टिमिस्टिक गर्ल, 16A वाज द रॉन्ग आंसर। कोई नहीं, बट अ वेरी वेल ट्राइड। यहां जल्दी से आप अपना बेयर एक्ट खोल के देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से अपने बेयर एक्ट आप रेफर कर सकते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से आप जो है अपना बेयर एक्ट खोल के
आर्टिकल 279 कैपिटल ए में बता सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया जाता है। यहां पे देखिए द राइट आंसर इज सी, द प्रेसिडेंट। 17 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए जल्दी से क्वेश्चन 18 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 18 जो है ये भी हमको जो है डायरेक्ट देखने को मिलता है, केस लॉ से पूछा गया है। 17C माही आपका आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग विल एंड पैसिव यूथनेशिया। ये टर्म्स आपको नहीं पता है तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मैं इन्हें एक्सप्लेन करूं या ऐसे ही आगे बढ़ूं। सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस इन द केस ऑफ, अब पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल को लीगल किया, लीगलाइज किया, यानी सही ठहराया, कानूनी ठहराया कौन से पर्टिकुलर केस में। तो ये भी जो है उस टाइम का जो है उसी टाइम का हाल फिलहाल का लैंडमार्क डिसीजन था। 18A जो है राइट आंसर नहीं है, बल्कि आ गया है आंसर। सही है या गलत है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 18 का जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया को जो है लीगलाइज किया। ऑप्टिमिस्टिक गर्ल भी बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए यहाँ पे माही कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। यहाँ पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, देखिए यूथनेशिया क्या होता है, दो तरीके होते हैं। यूथनेशिया के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। अब यूथनेशिया क्या होता है, यूथनेशिया होता है किसी का भी डेथ कॉज करने का तरीका। अब यूथनेशिया में हम किसी की डेथ कॉज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसकी जीने की कोई संभावना नहीं बची है, या फिर उस पर्सन की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि जीने से अच्छा तो हम कह रहे हैं कि इस इंसान की इतनी तबीयत खराब है, कोई सुधरने की जो है वो हमें कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसी आशंका नहीं नजर आ रही है, इससे तो अच्छा ये बेचारा मर ही जाए। यानी हम ऐसे बेसिकली, आपने काफी बार ऐसा सुना होगा बेसिकली, तो इसमें हम बोलते हैं कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं इस मेडिकल कंडीशन वाले, उसको इथुनीशिया दे दिया जाए, यानी उनका मरना जो है वो थोड़ा इजी कर दिया जाए, क्योंकि देखिए उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 20 साल से कोई पर्सन कोमा में है, अब देखिए उस पर्सन के लिए बेसिकली जिस तरीके से वो जी रहा है उससे बेटर कि वो मर ही जाए, क्योंकि वो जी भी रहा है दिन दिन मर मर के, ठीक है, और उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसको इस कंडीशन में नहीं देख पा रहे हैं और उसकी जान भी नहीं जा पा रही है। तो बेसिकली आप उसकी कंडीशन सोचिए कितनी बेकार है। ऐसे केस में काफी स्टेट्स, काफी कंट्रीज ऐसे लोगों को यूथनेशिया प्रोवाइड करती है, यूथनेशिया ग्रांट करती है। अब यूथनेशिया कैसे ग्रांट किया जा सकता है, दो तरीकों से, एक्टिव और दूसरा पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया तो क्या होता है, एक्टिव यूथनेशिया होता है किसी पर्सन को, जो बेसिकली पेशेंट है, उसको एक इंजेक्शन या फिर एक लीथल सब्सटेंस इंजेक्ट करना, एक लीथल सब्सटेंस इंजेक्ट करना, ठीक है, ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। लीथल इंजेक्शन से उसकी जो है डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है, बेसिकली इतना पॉइजनस, इतना डेडली, इतना लीथल बेसिकली एक सब्सटेंस है जो हम उस पर्सन को, उस पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ कॉज हो रही है, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं उस पर्सन की डेथ इजीली करने के लिए। अब दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है बहुत जो है 2-4 सालों से वेंटिलेटर पे ही है। अब वेंटिलेटर आपको पता है क्या होती है, एक लाइफ सेविंग मशीन होती है, लाइफ सेविंग मशीन होती है।
ठीक है। तो काफी दिन से जो है वो लाइफ सेविंग मशीन्स पे है, लेकिन कोई भी हमें कंडीशन, कोई भी ऐसी हमें आशंका नहीं नजर आ रही है कि उसका फ्यूचर में जो है कंडीशन बेटर होने वाली है। इनफैक्ट उसकी जो कंडीशन है डिटीरियोरेट ही होती जा रही है, और ना तो बेसिकली उसकी जो हम बोलते हैं उसका जीवन जो है वो बेसिकली अटक चुका है, ना उसको कोई सुधार आ रहा है, ना वो डेथ की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी लाइफ सेविंग मशीन्स जो है वो रिमूव कर लेते हैं और सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, तो पहले एक्टिव यूथनेशिया वाले केस में तो सिर्फ हमने एक लीथल इंजेक्शन दिया हुआ है उस पेशेंट को और उसकी डेथ कॉज हो जाती है सब्सिक्वेंटली। पैसिव यूथनेशिया में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी लाइफ सेविंग मशीन्स हटा रहे हैं। ठीक है, अब उससे उसकी डेथ कॉज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हुई है तो हम उसको पैसिव यूथनेशिया बोलेंगे। इंडिया में सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही एक्सेप्टेड है। इंडिया से बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्टिव यूथनेशिया को एक्सेप्ट करती हैं। काफी जो है कंट्रीज ऐसे भी हैं जो सुसाइड भी अपनी तरफ से असिस्ट करवाती हैं, अपनी तरफ से सुसाइड भी जो है पेशेंट का असिस्ट करवाती हैं। ऐसी भी जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया में एज ऑफ नाउ अभी तक जो है पैसिव यूथनेशिया ही लीगल है। ऑलराइट, लिविंग विल क्या होती है, लिविंग विल क्या होती है, दिस इज पैसिव यूथनेशिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लिविंग विल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल जीवित हूं और मैं अपनी विल बना लेती हूं। विल आप सभी को पता है विल क्या होती है, प्रॉपर्टी वाली विल, प्रॉपर्टी वाली विल सबको पता है कि आपके पिताजी बेसिकली आपकी वसीयत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, विल बेसिकली सभी को पता है कि बेसिकली जो फैमिली मेंबर है यानी आपके पिताजी हैं, ग्रैंडफादर है, वो ये विल बना के जाते हैं कि मेरी जो है मेरी लाइफ के बाद इन लोगों को इस तरीके से इनके बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हो। ऑलराइट, लिविंग विल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूं, मैं अपने लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूं कि देखिए इन केस फ्यूचर में मेरी ऐसी कंडीशन हो जाती है, मेरी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है जहां पे मेरी जो हालत है, मेरी जो हेल्थ है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, कोई भी बेसिकली आशंका ना हो सुधार की या किसी भी चीज की, तो फिर मुझे मेरी कंसेंट है कि मुझको जो है पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। ये होती है इस डॉक्यूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, लिविंग विल कहते हैं। लिविंग विल बेसिकली एक सिर्फ डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है, जिसमें ये सारी डिटेल्स दी गई होती हैं। होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। सभी को समझ आ गया है। तो देखिए ये जो है लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया दोनों को ही लीगल किया गया। कौन से केस में, अब ये केस जो है क्योंकि आप सारा ही समझ चुके हैं यहाँ पे, तो केस का नाम भी जो है बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आगे हमेशा हर एरिया में जो है आपको ये जो है काम आने वाला है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड भी है, तो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करने वाले हैं, जल्दी से इन्हें भी खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना बेरा खोलिए और जल्दी से मुझे देख के बताइए कि कौन सी बेसिकली इस आर्टिकल में कौन सी डॉक्ट्रिन के बारे में दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज विद रेफरेंस टू पब्लिक सर्वेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, नेचुरल जस्टिस विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स। जल्दी से बताइए। अगर बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूंगी तो आपका आंसर पता चल जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके जवाबों के बाद दिखाने वाली हूं। जल्दी से जवाब दीजिए।
9C डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस विद रेफरेंस माही का आंसर आया है। विदाउट एनी डिलेज देखिए यहां पे मैं बताती हूं आर्टिकल 1310 देखिए दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है दोबारा हम यही क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से रिलेटेड आर्टिकल 310 है। वो क्या कहता है इसकी बेयर रीडिंग में बता देती हूँ। एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, expressly provided by the constitution, every person who is a member of defense service, civil servant, union of states hold office during the pleasure of the president। यानी प्लेजर जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये लोग जो है अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करेंगे तब तक ये लोग भी अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और ये सब मतलब बेसिकली यही, अगर मैं थोड़े छोटे में आपको ये बात बताऊं तो यही जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करी है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें हमको ये पूरा टोटल ये सेम टू सेम जो है यहाँ पे हमसे प्रोविजन हमको बेयर प्रोविजन दिया गया था और हमसे जो है जवाब पूछा गया था। 19C डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, काफी लोग जो है एंड तक बने रहे, बहुत अच्छी बात है। कल भी देखिए, कल तो संडे है लेकिन मंडे से दोबारा से हम इसी सीरीज को जो है ऐसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। इलेक्शन में कोई भी खड़ा हुआ है, कोई भी कैंडिडेट है इलेक्शन में, तो इसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं ये आप जान सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19(1)A इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। यहां पे मैं बता देती हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI, ये भी हमारा 19(1)A में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, राइट टू नो, ये भी हमारा कहां आता है, 19(1)A का ही पार्ट है। 3, राइट टू कीप सीक्रेट्स, ये भी हमारा 19(1)A में ही आता है। ये तीनों राइट्स जो है 19(1)A में आते हैं, विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, अपने भाव व्यक्त करने का अधिकार। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दो और महत्वपूर्ण चीजें जो इसके अंदर आती हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार, राइट टू रिमेन साइलेंट, ये भी 19(1)A के अंदर आता है। अगर आपका बोलने का अधिकार है तो आपका चुप रहने का अधिकार भी है। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है जो आपके सभी के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिसीजन, जल्दी से मुझे बताइए, किसको पता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिसीजन? बिजॉय इमैनुअल वर्सेस द द स्टेट ऑफ केरला। ये केस का नाम याद रखिए इस रेफरेंस में, इस केस का नाम याद रखिए इस रेफरेंस में। इसके अलावा राइट टू प्रेस, अब देखिए ये वो वाली प्रेस नहीं है, आपके कपड़ों पे जो स्त्री होती है वो वाली प्रेस की मैं बात नहीं कर रही हूं। ये कौन सी वाली प्रेस है? ये हमारी है मीडिया, प्रिंट मीडिया, या बेसिकली हमारा जो न्यूज चैनल्स पे हम न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में हम न्यूज पढ़ते हैं, ये हम उस तरीके की प्रेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज A का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है।
ठीक है। इंटीग्रल पार्ट में आपको यहाँ पे क्यों कह रही हूं, ये हमेशा 19(1)(a) के अंदर जो है रीड किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 19(1)(a) जो है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। 19(1)(a) का कॉन्सेप्ट जो है हमने हमारा जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, एवरीवन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। हमारे यहाँ तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनके यहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। तो अगर हमने कुछ चीज वहां से बोरो करी है जहां पे प्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम जो है इंप्लाई कर लेंगे कि हमारे में भी जो है 19(1)(a) में प्रेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है प्रेस, ठीक है। और यही चीज कौन से केस में बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सकल पेपर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे केस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एग्जाम में आते हैं इस एरिया से तो बिल्कुल जो है यहाँ पे भूलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। माही सेइंग लॉट ऑफ लव मैम, ऑसम क्लास मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल माही, अगर देखिए आपको क्लास अच्छी लगी है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपको क्लास अच्छी लगी और टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा, अपनी ये जो क्लास है, जो सेशन है, ऐसे ही चलता रहेगा। AIB 19 जब तक कॉन्डक्ट होता है, 24 नवंबर तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर 19(1)(d) है, ठीक है। डेली क्लास देखिए, डेली क्लास 6 से 7 यही टाइमिंग है, शाम को 6 से 7। एडवोकेट रामानंदा दीक्षित जी, देखिए आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश वर्ड्स हम किस तरीके से बोल रहे हैं, सबका बोलने का जो तरीका होता है सबका जो है अलग होता है। अब मेरे नाम को जो है काफी लोग दीक्षा बोलते हैं, काफी लोग दीक्षा बोलते हैं, तो जो है वो सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन बुलाते वो मुझे ही है। तो देखिए ये उसी तरीके की बात हो गई है। अब आप कह रहे हैं सकल पेपर्स है या सकाल पेपर्स है, आप जिस भी तरीके से उसको बोलना पसंद करते हैं, आपके लिए बिल्कुल आप उस तरीके से बोल सकते हैं। आपको राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच का अधिकार है, तो आप बिल्कुल जो है उस चीज को उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखिए लास्टली मैं आपको बता देती हूँ, फेस्टिव सीजन ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट है। अगर आप जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी से, दिस इज द बेस्ट टाइम, टुडे इज द बेस्ट टाइम। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट जो है यहाँ पे 50% ऑफ तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको +12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। 12 महीने का आप अपनी तरफ से खरीदेंगे 50% ऑफ में, और 12 महीने का अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलने वाला है। कोड जो है जो आपको यूज करना पड़ेगा वो है DC कोड, यानी मेरे नाम से है, दीक्षा चौधरी के नाम से है DC कोड, मेरा कोड जो है आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जो है आपको फ्लैट 50% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सभी लोगों ने जो है बहुत यहाँ पे जो है अच्छे जो है सबके जवाब आए, सबने जवाब देने की कोशिश करी। आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कोई भी अगर क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप अभी पूछ सकते हैं, वरना आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन इन 1 or 2 minutes। बिल्कुल आप लर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल जितना भी आई एम जस्ट क्लियरिंग फ्रॉम माई साइड, जो भी जैसी भी चीजें हैं आप उसको उस तरीके से बोल सकते हैं। अलग मैंने आपको वही बताया कि सबका बोलने का तरीका अलग है, सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर किसी की कोई क्वेरी है, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। काफी जो है मजा आया इस चीज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड। देखिए काफी सारे हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अगले जो है 3-4 क्लासेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो है AIB के PYQs जहां तक हैं सॉल्व हो जाएंगे, निमट जाएंगे।
उसके अलावा अगर आपकी डिमांड ऐसी आती है तो सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का रिवीजन कर सकते हैं 2-3 घंटे में, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनसे रिलेटेड एआईबी के पर्सपेक्टिव से। अगर आपकी ऐसी डिमांड होगी तब तक तो हम सैटरडे को रख सकते हैं। तो कल देखिए संडे है, मंडे से 6 से 7 जो है यहीं पे मैं आपको मिलूंगी, पीवाईक्यूज के साथ मिलूंगी और जो है आपके साथ सॉल्व करेंगे, हम साथ में मिलके जो है सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, सारे समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे एम्फसाइज करके उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।